देखिए, हमें नहीं लगता आम छात्र दूर हैं, है ना। आम छात्रों का जो प्रदर्शन था वो भी इसमें शामिल है। कई लोग राजेंद्र नगर के टर्मिनल पे वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पर शामिल हैं। और सीधी बात है, आम छात्र, सरकार ने ये नोटिफिकेशन तो निकाल दिया है कि हम आपके ग्रीवेंसेस पे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं मिली है। और दूसरी तरफ आज इसलिए भी प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ी है, जो FIR किए गए हैं आम छात्रों पे, है ना। और इसके अलावा जो रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है कि कोई भी छात्र प्रदर्शन के ऐसी कार्रवाई में पकड़ा जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये छात्र विरोधी कदम जो लिए जा रहे हैं, इसके खिलाफ आज सड़क पे उतरना जरूरी है। अभी जो ये हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, क्या ये अचानक हुआ प्रोटेस्ट है या जो गुस्सा था छात्रों का लंबे समय से सिमर कर रहा था, और ये जो RRB NTPC भर्ती है इसके बहाने इसको जो है एक मौका मिल गया और वो गुस्सा अचानक से फूट पड़ा? देखिए, RRB NTPC वही एक मौका मिल गया जहां से वो गुस्सा निकला, क्योंकि आप जानते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में लोग 8-8 साल 7-7 साल बिता देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की बहाली होती है तो नियुक्ति नहीं होती है। तो आज ये एक जरिया है जहां पे NTPC में इतनी बड़ी धांधली हुई है। 7 लाख स्टूडेंट्स की बहाली निकालने के बदले 2.5 से 3 लाख की बहाली निकाली गई है। तो इतनी बड़ी धांधली, और ग्रुप डी के छात्रों के साथ जो ये अचानक से 2 लेवल एग्जाम को नोटिस निकाल दिया गया है, ये बस एक जरिया है जहां से ये गुस्सा फूटा है। लेकिन ये लंबे समय से ये जो चलता आ रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि 4 साल 5 साल में जब फॉर्म भरते हैं, उसके बाद 2 साल बाद नियुक्ति होती है, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स चेकिंग में 2 साल लगा दिया जाता है। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, बेरोजगारी का जो मुद्दा है अभी कितना गंभीर हो गया है और भर्तियों से छात्र निराश क्यों हैं? नौकरी की भर्ती से तो छात्रों में आशा होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए हमें नौकरी मिलेगी। वही छात्र जो तैयारी करें उनमें हताशा क्यों है? देखिए, हताशा आप देखिए कितनी वैकेंसीज पहले निकल रही थी और कितनी जॉब की वैकेंसीज अभी निकल रही है, उसमें लगातार घटोतरी हुई है। और दूसरी तरफ आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, CMI की एक रिपोर्ट है जिसके तहत 9% बेरोजगारी दर हो चुका है, और ये लगातार कोरोना के बाद से और बढ़ता ही जा रहा है बेरोजगारी दर। तो बेशक छात्रों का गुस्सा फूटेगा ही। आप मुझे बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग है। अनुराग, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। तो आप इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हैं? प्रोटेस्ट में सर इसलिए शामिल हैं क्योंकि हम RRB का हम भी एग्जाम दिए थे और हमको भी उसी में कुछ हमको लगा कि गड़बड़ है, पर हमने ये मान लिया कि चलो अब ऐसे ही होगा। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे छात्र भाई परेशान हैं, उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो हम अपने आप को रोक नहीं सके यहाँ पर आने से, उनके सपोर्ट करने से, इसीलिए हम आए। तो कब तक आप रहेंगे प्रोटेस्ट में? अब देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जब तक मांगेगी नहीं तब तक रहेंगे। क्या मांग क्या है? मांग है कि जो एक ही बच्चे का 10 पदों पर कर लिया गया है और बाकी को छोड़ दिया गया है, एक बच्चे का एक ही पद पर किया जाए और कट ऑफ को कम किया जाए। कट ऑफ 90-95 तक चला गया है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं, हमारा 2-3 को मांग है, शॉर्टकट में आपको कहते हैं। हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं, जिन छात्रों के ऊपर केस दर्ज किया गया है सर, जिन छात्रों को जेल भेजा गया है, जिन छात्रों को चोटिल कर दिया गया है, सर फोड़ दिया गया है, उन छात्रों को धाराएं हटाकर उनको। ललन सिंह ने बोला है सरकार में है वो तो। सर बताइए कितना निर्लजता है सर, ये निर्लजता का हद पार कर गए ना ललन सिंह, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सरकार, वो किनसे कह रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल से कह रहे हैं। ये कितनी निर्लजता, ये समझिए सर, ये ढोंगी है ना सर, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारा सवाल है, ये निर्लजता के हद पार कर दिया ललन सिंह ने। हम कह रहे हैं कि ललन जी, आपका मुख्यमंत्री है, आप कम से कम इस बात को सोचिए ना कि जो छात्र को चोटिल कर दिया गया, सर फोड़ दिया गया, जिन बच्चे मोबाइल नहीं था सर, बिहार में 52% बच्चे ऐसे हैं नौजवान, मोबाइल नहीं है सर, बिहार सरकार और नीति आयोग का रिपोर्ट है सर, मेरा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार के अंदर 52% लोग गरीब भी है सर, बहुआयामी गरीबी है सर, ये मेरा नहीं सर, नीतीश कुमार का रिपोर्ट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नौजवानों को ठगना बंद करें। और प्रधानमंत्री से सीधा सीधा सवाल है सर,
सीधा सीधा सवाल ये है कि आप जो कमेटी बनाई गई है, हम कह रहे हैं आपने पहले कौन सा कमेटी बनाकर ग्रुप डी 2 के एग्जाम करने का काम किया, ये सवाल है। अगर आपने कमेटी नहीं बनाया तो फिर आपने ये एग्जाम लेने का कैसे कोशिश किया? क्या शिक्षकों से, छात्रों से आपने पूछा कि 2 एग्जाम किया जाएगा? भारत के इतिहास में बताइए, डी ग्रुप का एग्जाम जो साफ करेगा सर, नीचे जो प्लेटफॉर्म का साफ करे उसको आप यूपीएससी टाइप का एग्जाम लीजिएगा। अरे भाई, हमको कौन सा काम कराओगे? हम नहीं कर पाएंगे ना, जो हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा सतत लगाकर। एक तो इतना भीड़ है सर, 2019 से वैकेंसी आई थी, बताइए हम लोग भूखे, जिनकी माता जी खाना नहीं खाती है और खाना नहीं खाकर अपने धन संपत्ति बेच कर अपने बच्चों को पढ़ाता है कि हमारा बेटा नौकरी लेगा। अब क्या हालत है सर, सरकारी नौकरी जिनको उनका शादी भी नहीं होगा, ये हालत हो गया है, ये दिक्कत है सर। शादी का भी लोगों को चिंता है। दूसरी बात हम क्या, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए? सर सरकारी नौकरी क्यों नहीं चाहिए ये बताइए, मैं क्यों नहीं चाहिए? बिहार के अंदर जिस तरीके से जो ग्रेजुएशन का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, सारा चीज महंगा हो गया सर। कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, बताइए हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। ग्रेजुएशन करते हैं यहाँ लोग, 4 साल में ग्रेजुएशन होता है, 5 साल में पीजी करते हैं। ये क्या मतलब है? टोटली जो बेसिक एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरा कोलैप्स हो चुका है सरकार का। मुझे ये समझाइए, सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है कि उस नौकरी को पाने के लिए आप उसी सरकार का विरोध कर रहे हैं जिसकी नौकरी आप करना चाहते हैं? सर हम किस सरकार का नौकरी करने के लिए सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया सर, कि सरकारी नौकरी में से क्या खास चीज है? सरकारी नौकरी में खास ये है सर कि आप जाकर प्राइवेट कंपनी में जाकर देखिए किस तरीके से प्राइवेट कर्मचारियों को शोषण किया जाता है सर। ये शोषण करने की जो प्रक्रिया है, जो खासकर पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं और पिछड़े वर्गों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, ये सवाल है सर। और एक सुनिश्चित होता है कि हम सरकारी नौकरी में सुनिश्चित होता है कि हमारा इसमें जॉब है और हम सतत तैयारी और अपने हमारा जो वेतन है उस तरीके से मिलता रहेगा और हम सिक्योर फील करते हैं सर सरकारी नौकरी में। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये हमें हक भी दिया है सर। और बताएं सर, हम इसमें एक बात जोड़ना और हम कमेटी के बारे में कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी का रिपोर्ट 2 दिन में दीजिए, वरना ये बिहार जाग चुका है। बिहार क्रांति की धरती रहा है, बिहार बुद्धिजीवियों का धरती रहा है। ये वो बिहार है जहां से गौतम बुद्ध को विज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये वो बिहार है जहां से तमाम शिक्षकों ने, यहाँ से आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन पैदा हुआ है। यहाँ क्रांति की धरती कही जाती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है। और एक बात हम कहना चाहते हैं, इंदिरा की शासन को तो हमने हिला दिया, अब आने वाला आपकी बारी है, आपको भी हमने हिलाने का काम करेगा। जिस तरीके से किसानों ने आपको माफी मंगवाए, हम आपको घुटने पर लाने को मजबूर करेंगे। ये बात हम उनको कहना चाहते हैं। आप क्रांति की बात कर रहे हैं, क्रांति तब होती है जब किसी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होती है। समाज में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो नहीं चल रहा होता। अभी तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सरकार चुन रहे हैं लोग, वो सरकार नीतियां ले रही है, तो ऐसे में क्रांति की गुंजाइश क्यों होनी चाहिए? आप कह रहे हैं समाज की बात आप कर रहे हैं सर, हम समाज से बाहर नहीं है। हमारे माताजी, हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, किसान है सर, वो खेतों में खटते हैं दिन भर, 1-1 रुपया जमा करते हैं। हम वही समाज से तो है सर। बिहार में आधी आबादी ऐसे जिनको जमीन नहीं है सर, जो जिनको खेती नहीं कर सकते हैं, 1 कट्ठा जमीन जिनके पास नहीं सर, आधी आबादी बिहार के पास ऐसी है सर। आज हम उस घर से आते, उस समाज से आते हैं, आप कहते हैं क्रांति की बात। क्रांति तो तभी होगी ना सर जब छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, छात्रों के साथ छल्लावा किया जाएगा सर, तभी तो क्रांति होती है ना। क्योंकि वो हमारे घर के गार्जियन में थे, कि हमारे गार्जियन भी आपके सामने खड़े हैं, यहाँ पर जितना भी भावक हमारे बीच खड़े हैं सर, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्रांति अब जग चुकी है, बिहार से क्रांति की शुरुआत होगी। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आप जल्द माफी मांगिए, और अगर नहीं तो आने वाला वक्त अब घुटने पर टेकने को मजबूर हम करेंगे। ये बिहार के छात्र बोल रहा है, इसलिए बिहार के छात्रों को उकसाने का प्रयास नहीं करें, वरना आने वाला वक्त आपका बहुत नजदीक आ गया है। अरे यार, तो ऐसे करेंगे ऐड की। चल बोलिए इसको लगाइए, कुछ कीजिए। हाँ बोलिए। समर्थन में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यहाँ आया हूँ और आके हमारा माइक निकाल दिए हैं। ठीक है, वो हो जाती है कई बार, लेकिन देखिए आप इस बात पर गौर कीजिए कि जब से इनकी सरकार आई 2014 से, इन्होंने सारे सरकारी संस्थान को बेचने का काम किया है। और इससे ये जाहिर होता है कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे और लोगों को रोजगार दिया जाए। सरकारी संस्थान बेच किसको रहे हैं? आप इनकी पद्धति पर समझिए, ये क्या चाहते हैं? ये धर्म बेचना चाहते हैं, और धर्म तभी बिकेगा जब लड़का बेरोजगार होगा। लेकिन मोदी जी को मैं बिहार की धरती से चेतावनी देना चाहता हूँ, सलाह नहीं, चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये बिहार की धरती है, आप नहीं रह जाइएगा ज्यादा दिन इस हालत में। और
मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को कि जो सरकारी संस्थानों को बेचकर जो सरकारी नौकरियों को रद्द किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा कमी है। और सबसे अधिक रोजगार देने वाला बैंक और रेलवे है। आप लोग सुन लीजिए, सबसे अधिक रोजगार देने वाला बैंक और रेलवे है, और इस दो सरकारी संस्थान को एक एक करके बेच दिया गया साजिश के तहत। बीपीसीएल ऐसी कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इतना ज्यादा प्रॉफिट में था, वो बोलते हैं कि लॉस में है। बीपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी ऐसी कंपनी को उन्होंने भेज दिया। राजनीतिक बातें युवाओं की